हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या तो जो भी और अदर एग्ज़ाम रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम है 2026 में लागू कर महिला किसानों को कानूनी मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण एक अधिनियम है जिसमें महिला किसानों को कानूनी मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिन्होंने उन्हें यह मान्यता दी है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो ये महाराष्ट्र है जिन्होंने महिला किसानों को कानूनी मान्यता देने वाला एक भारत का प्रथम राज्य है। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो जो यह राज्य है वह कौन सी राज्य है, तो वह महाराष्ट्र है। और जो कि इन्होंने कौन सी उपलब्धि यहाँ पे प्राप्त की है, तो महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम जो कि 2026 में लागू कर महिला किसानों को कानूनी मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा पारित किया गया है, इसको किसके द्वारा पास किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा। और कब किया है इसको, तो वर्ष अभी 2026 में करंटली। तो फिर इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो यह उपलब्धि है उसका, तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत महिलाओं को भले ही उनके नाम पर, ठीक है, जो महिला कार्यरत है भले ही उनके नाम पर कृषि भूमि ना हो, आधिकारिक रूप से किसान के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करना है। ये है उसका पर्पस। ठीक है, जो यहाँ पे महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम बनाए गए हैं उसका पर्पस यही है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है ये देखते हैं। तो जो पात्र महिला है, जो महिला किसान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो ये पात्र महिला है तो ये फिर उनको एक महिला किसान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, कृषि सब्सिडी, संस्थागत ऋण, फसल बीमा, प्रशिक्षण तथा अन्य कृषि लाभों का लाभ प्रदान कर सके। तो इसका ये बेनिफिट है उसका। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो ये अधिनियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र उसमें शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है ये देखते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये एग्रीकल्चर है, कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, पोल्ट्री पालन है, वानिकी है और अन्य संबंध कृषि गतिविधि है। ठीक है, जो कि कृषि से जो भी और गतिविधि है वो सब चीज़ इससे रिलेटेड है। तो फिर ये इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 की थीम क्या है। ठीक है, नेल्सन मंडेला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है अभी 2026 में, तो उसका थीम क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो इंटरनेशनल डे है, वह उसकी थीम क्या है, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। उसका थीम क्या है, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पोवर्टी एंड इनक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी। तो ये उसका थीम है, जो ये नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है उसका। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है वो देखते हैं यहाँ पे। तो वह थीम कौन सी है, जो वह थीम कौन है, क्या है उसका थीम, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है, ये उसका थीम है। और इसको कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को इसको मनाया जाता है। और इसको किसके द्वारा घोषणा की गई है, किसके द्वारा डिक्लेयर की गई है, तो एक संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा 2009 में इसकी घोषणा की गई है। और इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 18 जुलाई 2010 में इसको मनाया गया था।
और इसका पर्पस क्या है? जो नेशनल मंडेला है, नेशनल इंटरनेशनल डे है, उसका पर्पस क्या है? तो यहाँ पे नेशनल मंडेला के शांति, न्याय, मानवाधिकार, समानता, मेल मिलाप के प्रति आजीवन समर्पण का सम्मान करना है। ठीक है, जो नेशनल मंडेला के शांति, न्याय, मानवाधिकार, समानता, मेल मिलाप के प्रति आजीवन समर्पण का सम्मान करना तथा लोगों को अपने समुदाय की सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका पर्पस है। और यहाँ पे जो 26 है उसमें उसका फोकस क्या है ये देखते हैं यहाँ पे। तो जो व्यक्तियों और संस्थाओं को गरीबी और असमानता के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना तथा यह संदेश देना कि सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति हर व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, जैसे कि इसका थीम ही है गरीबी और असमानता से लड़ना अब हमारे हाथ में है। तो वही यहाँ पे बताया गया है इसमें 2026 में क्या चीज़ में इसमें फोकस किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट्स है 2026 के अकॉर्डिंग किस ब्रांड ने लगातार 10वें वर्ष भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान बरकरार रखा है? ठीक है, तो वह टाटा ग्रुप है, जिन्होंने अपना स्थान कंटिन्यू 10वें वर्ष में लगातार इन्होंने कंटिन्यू अपना स्थान सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में रखा है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड क्या है? तो ये टाटा ग्रुप है, इसका मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। फिर उसके बाद इसका सेकंड ब्रांड क्या है? भारत का इन्फोसिस है। ठीक है, और इसका थर्ड ब्रांड क्या है? LIC ग्रुप है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत का वैल्यूएबल ब्रांड है, फर्स्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, उसकी उपलब्धि क्या है यहाँ पे? तो वो लगातार 10वें वर्ष भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रिपोर्ट है उसको जारी करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है? ब्रांड फाइनेंस यूनाइटेड किंगडम स्थित एक ब्रांड मूल्यमान परामर्श कंपनी है। ठीक है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसका यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि जो यह रिपोर्ट दर्शाती है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है वह क्या दर्शाती है कि वैश्विक आर्थिक और भू राजनैतिक चुनौतियों के बाद भारतीय ब्रांडों ने मजबूती और निरंतर विकास बनाए रखा है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। समाचारों में रही कोरहू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती? ठीक है, तो भारत में एक कोरहू जनजाति है। तो यह पूछा गया है कि यह किस राज्य में निवास करती है? तो यह मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो कोरहू जनजाति है वो। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका कोरहू जनजाति है उसका मुख्य निवास कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी निवास किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवास किया जाता है। और जो ये जनजाति है उसकी श्रेणी क्या है इसमें देखते हैं। जो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइबल ST के रूप में इसको मान्यता प्राप्त की गई है। जो यह जनजाति है वह किस श्रेणी में आती है? तो यह ST के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और इसके प्रमुख कौन कौन से जिले में है? तो यह खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, और जो इसकी लैंग्वेज है वह क्या है? इसकी लैंग्वेज कोरकू भाषा है। ठीक है, कोरकू लैंग्वेज है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से यह रिलेटेड है। इसे मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखा जाता है तथा यह यूनेस्को की संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में शामिल है। फिर जो इसकी आवास क्षेत्र है वह देखते हैं यहाँ पे। तो वह मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वतमाला तथा उससे लगे मेलघाट क्षेत्र में निवास करती है।
ठीक है, जो यह जनजाति है वह मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वतमाला तथा उससे लगे मेलघाट क्षेत्र है जो जो कि वहाँ पे निवास करती है। और यह 2026 में चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे इसका रीजंस बताया गया है। तो मध्य प्रदेश में कोरकू समुदाय के लोग ने वन अतिक्रमण तथा अपने पारंपरिक वन अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा को लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में बना हुआ है अभी करेंटली 2026 में। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, तो वह कौन है जिसको अपॉइंटेड किया गया, तो वो है सेर्ही कोरेट्रस्की। ठीक है, सेर्ही कोरेट्रस्की। ठीक है, जो कि कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो वह है यूक्रेन के है और उसका नाम क्या है, सेर्ही कोरेट्स्की है। और इसकी नियुक्ति की तिथि, इसको अपॉइंटेड कब की गई थी, तो वह 16 जुलाई 2026 को की गई थी। और इसको किसके द्वारा अपॉइंटेड की गई है, तो यूक्रेन की संसद है वेरखोवना रादा, ठीक है, उसने अपॉइंटेड की है। तो यह जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उसके नामांकन के बाद इसको अपॉइंटेड की मंजूरी दी गई है। और जो प्रेसिडेंसर है वह क्या है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे यूलिया स्विरिडेंका है। और जो सेर्ही कोरेट्स्की है इसका पूर्व पद क्या था, तो ये देखते हैं इसका प्रीवियस पोजीशन क्या था। तो ये थी यूक्रेन की सरकारी स्वामित्व वाली जो एनर्जी कंपनी थी उसके सीईओ। ये जो यूक्रेन की एक सरकारी स्वामित्व वाली एक एनर्जी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, नेफ्टोगाज है। ठीक है, तो वहाँ की ये सीईओ थी। फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। शियांग घाटी में मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। ठीक है, जो शियांग घाटी है वहाँ पे मधुमक्खी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो शियांग घाटी है वह किस राज्य में स्थित है, तो जो शियांग घाटी है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको देखते हैं। जो यह शियांग घाटी वह कहाँ पे है, तो किस राज्य में आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और इसका मेन लोकेशन क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, अपर सियांग और सियांग जिलों में स्थित है। और यह तो अभी न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, तो यहाँ से मधुमक्खी की 2 नई प्रजाति मिली हुई है। तो कौन कौन सी है यह 2 प्रजाति, इलाफ्रोपोडा ट्रिंगुलेटा और हैब्रोफोडा एडीआई। ठीक है, जो कि ये मधुमक्खियों की 2 प्रजाति का नाम है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कि जो ये मधुमक्खियों की जो 2 प्रजाति है वह खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो है बेंगलुरु स्थित अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और फिर जो ये 2 प्रजाति उसका नामकरण किसके आधार पर हुआ था, तो ये देखते हैं। जो फर्स्ट प्रजाति है वो इसके पेट पर बने त्रिकोणीय चिन्हों के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और जो सेकेंड प्रजाति है वो अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति समुदाय के सम्मान में हुआ। ठीक है, और जो ये इसकी पारिस्थितिकी महत्व है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, तो वो क्या है, तो वो सियांग घाटी पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है जो अपनी समृद्धि एवं आदिवित्तीय वनस्पति और जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। और जो सियांग नदी है वह यहाँ पे कौन सी नदी है, तो जो सियांग नदी है जो कि यहाँ से बहती है और आगे असम में प्रवेश करती है। जो सियांग नदी है वह एक जो सियांग घाटी है वहाँ से होकर बहती है और आगे असम में प्रवेश करती है, जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी भाग में है सियांग नदी। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बाद जो भारत के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल श्रेणी पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है। ठीक है, तो भारत के एक
रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन है तो उसका नाम क्या है वो पूछा गया यहाँ पे। तो उस मिशन का नाम क्या है, तो उस मिशन का नाम मिशन 2 है। ठीक है, मिशन 2 है उस मिशन का नाम। ये मिशन 2 है उस मिशन का नाम। फिर इससे इसके आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो क्या क्या है। मिशन का नाम क्या है, तो वो मिशन का नाम मिशन 2 है। और जिस कंपनी द्वारा यह मिशन बनाया गया है वह कौन सी कंपनी है, तो वह अग्निकुल काशमाश है, जो कि चेन्नई स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। ठीक है, जो ये कंपनी है अग्निकुल काशमाश, वह चेन्नई में स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो यह मिशन है उसका, यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला मिशन है। ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र का यह पहला मिशन है जिसका उद्देश्य ऑर्बिटल श्रेणी रॉकेट बूस्टर की रिकवरी करना है। और इसका पर्पस क्या है इस मिशन का, तो है रॉकेट के प्रथम चरण बूस्टर को पुनः प्राप्त कर दोबारा उपयोग करना तथा ऊपरी चरण का कक्षा में पुनः उपयोग कर जिसे प्रक्षेपण की लागत कम होती है, जिसमें लॉन्च की जाती है उसकी लागत कम हो सके इसमें। और फिर जो यहाँ पे रॉकेट है वह रॉकेट कौन सी है, तो अग्निबाण है, जो कि ऑर्बिटल लॉन्च प्रक्षेपण यान है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे इसका वैश्विक महत्व है, इसका वैश्विक महत्व यहाँ पे क्या है, तो यह मिशन सफल होता है तो जो अग्निकुल काशमाश है। ठीक है, यहाँ पे अग्निकुल काशमाश है, जो कि एक कंपनी है जिसने यह जिससे वह एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, तो वह पुनः प्रायोज्य रियूजेबल ऑर्बिटल रॉकेट टेक्निक का प्रदर्शन करने वाली चुनिंदा कंपनियों जैसे में से शामिल हो जाएगी। जो ये कंपनी है वह चुनिंदा कंपनियों में से शामिल हो जाएगी जो रॉकेट टेक्निक का प्रदर्शन करती है वो। तो यह भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है यह मिशन, यह कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के तेजी से विकसित हो रहे निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। तो इस चीज़ के लिए यह भारत के लिए इम्पोर्टेंट है यह मिशन। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन सदर्शन रेडिनेस। ठीक है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2 भारतीय नौसेना द्वारा किस संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया है। जो ऑपरेशन है सदर्न रेडिनेस 26/2 वह भारतीय नौसेना द्वारा किस संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया है, तो वह संगठन कौन सी है, तो वह कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, जिसके द्वारा ऑपरेशन सदर्शन रेडिनेस 26/2 ये आयोजित किया जाएगा। तो इसके आयोजक कौन है, तो यह भारतीय नौसेना एवं मैरीटाइम फोर्सेस है। ठीक है, तो वह कौन सी स्थान में इसकी आयोजित की जाएगी, तो किसकी आयोजित की जाएगी यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जो ऑपरेशन है सदर्न रेडिनेस 26/2 तो इसका आयोजित की जाएगा। तो कौन से स्थान पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो वह है दक्षिणी नौसेना कमान, जो कि कोच्चि में है। और कोच्चि कहाँ पे है, तो वो केरल स्टेट में आती है। और यह कब से कब तक इसको आयोजित की जाएगी, तो यह है 20 से 23 जुलाई तक। ठीक है, इसको आयोजित की जाएगी। तो यह एक 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फिर यह किसके तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, तो यह है कंबाइंड टास्क फोर्स 154 जो CMF की समर्पित प्रशिक्षण टास्क फोर्स है और जिसका नेतृत्व भारतीय नौसेना कर रही है। ठीक है,
और इससे रिलेटेड कुछ एरिया है, तो वह कौन कौन से एरिया है, तो ये देखते हैं। समुद्री कानूनन, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, सूचना साझाकरण, मादक पदार्थ विरोधी अभियान, बल सुरक्षा, असममित खतरे और मानव रहित समुद्र प्रणालियाँ। तो ये सब चीज ऐसे क्षेत्र है जो कि यह प्रशिक्षण है उसका एक प्रमुख क्षेत्र है। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उससे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो यह पीडीएफ है नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।